ये 300 चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। आए तो थे मंसूबे लेकर अपने कि हिंदुस्तान के समूचे हिस्से पर वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने मंसूबों के साथ वो दफन हो गए थे। युद्ध भूमि की ये तस्वीरें हैं, ये वो निशानियां हैं जो उस वीरता का बखान करती हैं। एक दूसरे का साथ और विश्वास, जुनून और जज्बा, अपने नाम पर गुमान और अपने रेजिमेंट की शान, यही सब है जो एक सिपाही को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका सामना करने का हौसला उसको देता है। वंदे मातरम में बॉर्डर की कहानी सुनाने आज हम आपको पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जिसके पूर्व में भूटान, पश्चिम में म्यांमार है और उत्तर में तिब्बत। आज इसी बॉर्डर पर हम आपको लिए चलते हैं, तवांग सेक्टर में भारत चीन सीमा पर। इस सरहद पर आपको 1962 युद्ध के बंकर दिखाएंगे। इन्हीं बंकरों की आड़ लेकर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से मुकाबला किया था और 2024 के मॉडल पोस्ट भी। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो डबल स्टोरी लिविंग शेल्टर है, इतनी ऊंचाई में और इतने फॉरवर्ड एरिया में इंडियन आर्मी द्वारा पहली बार बनाया गया है। सैकड़ों चीनियों को मौत के घाट उतारने वाले योद्धा का मंदिर दिखाएंगे। शौर्य में यूं तो हर देशभक्त की आस्था होती है, लेकिन ऐसी आस्था जहां पर एक भगवान समझकर किसी को पूजा जाए तो समझ लीजिए वीरता कैसी रही होगी। और दुश्मन को उसकी हद में रखने वाले आज के शूरवीर भी। देश सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो मौसम का कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी इस टेरेन में हम ढल चुके हैं। हिंदुस्तान का हौसला दिखाएंगे और हिंदुस्तान के हथियार भी। पूर्वी लद्दाख की ही तरह ये बॉर्डर का ऐसा हिस्सा है जहां कोई विभाजन के तार या पिलर नहीं है और चीन की चालबाजियां यहां चलती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की नीयत ठीक नहीं। वो तो अपना दावा ठोकने के लिए यहाँ के शहरों, कस्बों, पहाड़ों के नाम अपने हिसाब से रखते रहता है। बड़े नेताओं के अरुणाचल दौरे तक पर विरोध दर्ज कराता है। भारत ने इस मोर्चे की चुनौतियों को देखते हुए यहाँ पर खुद को मजबूत किया है। सैनिकों की तैनाती को दुश्मन के अनुपात में बढ़ाया है। अत्याधुनिक हथियारों से सैनिकों को लैस रखा है। सड़क टनल के जरिए इलाकों को जोड़ने का प्रयास है। आज हम आपको इस मोर्चे पर भारत की संपूर्ण शक्ति के दर्शन कराएंगे। पूर्वी बॉर्डर भ्रमण में सबसे पहले इस मोर्चे पर भारतीय सेना के फायर पावर से आपको रूबरू कराते हैं। तवांग सेक्टर में ऊंचे पहाड़ हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर सुपर हाई ऑल्टीट्यूड की श्रेणी में है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति में यहां भारी हथियारों की तेज डिप्लॉयमेंट जरूरी है। इसीलिए इस क्षेत्र में आसानी से ट्रांसपोर्ट होने वाली आर्टिलरी गन्स को तैनात किया गया है। ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से ये तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। क्या कार्रवाई चल रही है? मैम, ये आर्टिलरी की बैटरी का एक गन डिप्लॉयमेंट चल रहा है, जो कि हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री ऑपरेशन का बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे बहादुर और जोशीले गनर्स दिए गए कोई भी कार्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस मैम, अब जैसे आप गौर करेंगे, इन बर्फीली पहाड़ियों पे हमारे गनर्स इन भारी भरकम तोपों को लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद इनको फायर करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। यहाँ की मुश्किलें जो आंखों से दिखती हैं, हम देख रहे हैं कि बारिश, तो कीचड़ इतना ज्यादा, आप लोग उपकरणों से डील करते हैं जिसको मेंटेन करना इतना मुश्किल होता होगा। क्या क्या चुनौतियां हैं यहाँ पर?
मैम यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि रात में हमें गाड़ियों को लगातार ऑन करके रखना पड़ता है ताकि गाड़ियाँ फंक्शनल रहें। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है और यहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेचर सब जीरो लेवल पे ही रहता है, तो इसके लिए हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हम इस लेवल पे आ सकें। तो ये मेंटेनेंस रोज का काम है, मतलब ये रोज कोई भूल नहीं सकता है कि अच्छा चलो अब छोड़ दें, क्योंकि आप लोग हमेशा आप लोग को रेडीनेस की उस स्थिति में रहते हैं। यस मैम कोई नहीं बोलता है, इसके लिए हम ड्यूटी बुक भी बनाते हैं ताकि कंटिन्यूस ये ट्रेनिंग चलती रहे और कंटिन्यूस ये गाड़ियाँ ऑन करते रहें। इस मौसम से भी लड़ना है और उसके साथ ही उस लड़ाई के लिए भी तैयार रहना है जिसके लिए न जाने किस दिन आपको फरमान आ जाए। भारतीय सैनिक हर रोज हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तोपखाने की बेजोड़ तैनाती है तो एयर डिफेंस भी दुरुस्त है। इस सरहद की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्नत उपकरणों पर ही भरोसा है। ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन एक शक्तिशाली और उत्तमजनक हथियार है जिसे जनित नवा उस्त नवा के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार वियतनाम युद्ध के बाद विश्व सैन्य शक्ति के बदलते इतिहास का गवाह है। इस हथियार को विश्व के 20 से अधिक देश इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हथियार को 1976 में आर्मी एयर डिफेंस में शामिल किया गया था। यह हथियार भारतीय थल सेना का सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। इसे मूविंग के दौरान टोइंग हालत में भी फायर कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल इगला मिसाइल को 1988 में आर्मी एयर डिफेंस में शामिल किया गया था। इसकी अधिक मारक क्षमता के कारण यह विश्व में 30 से अधिक देशों में इस्तेमाल की जा रही है। मैन पोर्टेबल होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भारत में इस मिसाइल सिस्टम को थल, जल और वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मिसाइल सिस्टम उत्तर में ग्लेशियर से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में अपना अहम योगदान निभा रहा है। हर सरहद पर हमने आपको दिखाया है कि कैसे सैनिकों को इलाके के भूगोल और परिस्थितियों के अनुरूप निशानेबाजी में सक्षम बनाया जाता है। इस मोर्चे पर भी फायरिंग का अभ्यास ताबड़तोड़ था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर दुश्मन की नजरों से ओझल सटीक और घातक स्नाइपर्स की भी भूमिका यहाँ बड़ी है। एक बड़ा दिलचस्प लेकिन बहुत अहम हिस्सा है जो सेना का, वो आप अगर मेरे पीछे के हिस्से में देखेंगे आपको कोई नजर आ नहीं रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई होती है जो कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी कई कई दिन तक वहां पर कुछ इस तरीके से अपने आप को छुपाकर अपने आसपास के इलाके में मिलाकर, जैसे कैमोफ्लेज कहा जाता है, वहां से अपने निशाने के इंतजार में रहते हैं। और भीतर क्या है उसे देखने से पहले साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप एक स्नाइपर हैं जो सबसे स्किल्ड, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप लोग सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये किस तरह की? ये हथियार स्नाइपर राइफल है। एक स्नाइपर दस्ते में 2 जवान होते हैं। लड़ाई के दौरान स्नाइपर दस्तों का उपयोग दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट या वीआईपी को मार गिराने के लिए होता है। एक स्नाइपर दस्ता दुश्मन के इलाके में जाकर कई दिनों का घात लगाकर वहां मौजूद प्राकृतिक चीजों के सहारे जिंदा रहता है। इसलिए इसमें कितने दिन तक रह सकते हैं? मैं उसका 4 to 5 डेज में, जब तक हमें उनकी हरकत नोटिस नहीं हो जाए, उनकी गतिविधियों पर नजर रख के, और जब कोई हाई वैल्यू टारगेट हमें नजर नहीं आ जाता तब तक हम उनकी दुश्मन के इलाके में जाकर आप लोग इस तरह से खुद को छिपाकर मतलब डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। यस मैम, हमें छुपाव हमारा मेन मुद्दा है मैम। छुप कर हम वार करेंगे मैम और अपने मुकाम को हासिल करके वापस सीमा पार अपनी टुकड़ी में आ जाएंगे मैम। और कितनी कितनी दूर तक आप निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वेपन भी जो होता है वो लॉन्ग रेंज? यस मैम, हम नियरली 1300 मीटर तक निशाना लगाते हैं और उससे अब भी लगा सकते हैं मैम। अच्छा, और दुश्मन के टेरिटरी में इतने दिनों तक आप सर्वाइव करके और उन्हें खत्म करके लौट सकते हैं? जी मैम। तो अगर आपके जो साथी हैं वो यहाँ पर कहाँ हैं, मुझे नजर आ नहीं रहे, कहाँ हैं? यस मैम। आप अगर उनसे कहें कि बाहर निकलेंगे। मैम मेरे साथी हाइट में है, जो अभी मैं इशारा करूंगा तो हाथ हिलाकर आपको अपनी पोजीशन जाहिर करेंगे। अच्छा, पोजीशन दिखाइए। अच्छा, इधर हैं, तो कहीं भी इस तरह से चट्टान की ओट हो, पेड़ की आड़ हो, कहीं पर भी आप? यस मैम, हम कहीं पर छुपाव में रहकर अपना मुकाम हासिल करते हैं मैम।
पूरे क्षेत्र में किसी भी इलाके में आप जाइए, आपको सैनिक वहां पर वो तैयारियां करते दिख जाएंगे जो कि युद्ध के क्षेत्र में जरूरी होती है, जो कि फॉरवर्ड एरियाज में जिनकी आवश्यकता होती है। इस तरह के जो अवरोध हैं वो मुमकिन है मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ कई दफा ऐसा तो होगा कि इतना ही पतला रास्ता होगा जिसके जरिए इन्हें आगे बढ़ना होगा और धावा बोलना होगा। तो इस तरह की तैयारियां, इस तरह के ऑब्स्टिकल कोर्स के जरिए ये सैनिक करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। ये अभ्यास आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन इन्हें युद्ध की परिस्थितियों की गहन समझ के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि सैनिक रोजाना उस तैयारी से गुजरे जो उन्हें किसी भी आपात परिस्थिति के लिए दुरुस्त रखे। ये बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स उसी की बानगी है। हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में जहां सामान्य शारीरिक कार्रवाई भी कठिन है, वहां सैनिक कठिन अभ्यास में भी ढले हुए नजर आ रहे हैं। पर इतनी ऊंचाई पर शरीर पे कई तरह के खतरे होते हैं और उनसे निपटने के लिए डॉक्टरों की प्रशिक्षित टीम हमेशा तत्पर रहती है। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही सांस लेने में? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, जो यहाँ पर हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। बर्फबारी के बाद जब इलाका कट जाता है तो आखिर किस तरीके से वो केयर मिले, तो जो हमारे रक्षकों के भी रक्षक होते हैं, उस आर्मी मेडिकल कोर के जो योद्धा होते हैं, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझाइए कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं मेडिकली। मैम, मेडिकली यहाँ पे जो सबसे पहले हम हाई एल्टीट्यूड में 14,000 फीट से अबव है मैम। हमारे जो फौजी हैं वो 17,000 फीट से, जो हमारा एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे 17,000 फीट से ऊपर वाले पोस्टों पर भी हमारे जवान तैनात हैं। तो ऐसी जगह पे जो है हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के बड़े चांसेस होते हैं। पेट्रोलिंग्स भी होती रहती है मैम हमारी। तो उस समय हमें ज़्यादातर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, हैपो दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हैको की बीमारी जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मिलती है, जो कि कई बार डेडली भी हो सकती हैं। जब काफ़ी बर्फबारी हो जाती है इस इलाके में और एयर इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, उस समय जो पेशेंट, अगर हमारा कोई हाई एल्टीट्यूड की वजह से दिक्कत में AMS है, हैपो है, तो उस समय हमारे पास एक हैपो चेंबर बैग होता है, जो वन मैन हैपो बैग है। कई बार क्या होता है, अगर प्रेशर अचानक से चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी आप 14,000 में है, इसके अंदर जाने के बाद जब आपको प्रेशर 50 और 100 पे चला जाता है मैम, तो उसमें 2,000 to 3,000 फीट आप नीचे आ जाते हैं। तो उस डिसेंट जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, उसकी वजह से कई बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दर्द होने की समस्या हो सकती है एयर प्रेशर की वजह से। तो दैट्स वाई हम जो है वो इनको कान में जो है लगा के रखते हैं हेडफोन्स, की वो प्रेशर कान में उनको तकलीफ ना हो पेशेंट को मैम। तो ऐसे इसको अब बंद कर दिया गया। और अब मैम इसको हम क्या है, क्योंकि अभी कई बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती है, कई पोस्टों में लाइट नहीं होती, बैटरी डाउन हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर -25 to -30 डिग्रीज हो जाता है। तो हम इसको मैनुअली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और ये एक टाइट चेंबर है मैम, जिसमें कि प्रेशर जब वो दे रहे हैं तो उसके बाद ये प्रेशर एक लेवल तक आता है मैम, जिसका हमारा मेन मोटो इज टू गिव 50 to 100 पास्कल का प्रेशर मैम। उसके बाद जो है वो एक बार जाने के बाद वी कैन कम्युनिकेट ऑल्सो, कि अगर हमारे कम्युनिकेट करना है इस पेशेंट के साथ, जैसे वॉकी टॉकी इज देयर मैम, अगर क्योंकि ये चेंबर बंद है तो हम बात नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है वो हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है, उसको पहले से क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, और वो कैसा महसूस कर रहा है। भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी देखते हुए हम आगे बढ़े तो सरहद से लगते हिस्से में इतिहास के भी दर्शन हो गए। 1962 के जंग के दौर के वो निशान जो आपको याद दिलाते हैं उस समय के पराक्रम के। ये एक ऐसा ही बंकर है जिसका इस्तेमाल आज से सालों पहले हुआ था। इस ऊंचाई पर, इस बर्फीली ठंड के बीच, पत्थरों का ये केवल एक ढांचा नहीं है, ये शौर्य की एक ऐसी इमारत है जिसे आप इस पूरे इलाके में हर ओर बिखरा हुआ देख लेंगे। अब फर्क सिर्फ इतना है, जब यहाँ पर हम इन मोटे जैकेट्स में पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस ऊंचाई पर, इन जगहों पर कैसे हमारे सैनिक उस सूती वर्दी और कैनवस के जूतों में रहे होंगे, बिना एक्लेमेटाइजेशन के कैसे इस ऊंचाई पर अचानक
समतल जमीन से उन्हें पहुंचा दिया गया था। उनके पास असलहा न के बराबर था। चीन अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों के साथ यहाँ पर आ रहा था और हमारे सैनिक यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लड़ने को मजबूर थे, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने गजब का पराक्रम दिखाया था। 1962 की लड़ाई देश की मिट्टी और मानवता की रक्षा के लिए असंभव परिस्थितियों में लड़ी गई। इस क्षेत्र में वो निशान आज भी मौजूद हैं जो वीरता के स्मारक बन चुके हैं। वो निशान बताते हैं कि चीन की असीम शक्ति के सामने भारत का शौर्य संकल्प कितना बड़ा था। वीर जवानों के बलिदान की गाथाएं तवांग के इतिहास में दर्ज हो गईं। भारतीय सैनिकों के पराक्रम के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। तवांग मॉनेस्ट्री में इस समय है, जहां न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। तवांग की अहमियत इतनी है कि कई दफा उसे तिब्बत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जा सकता है। और चीन जानता है कि वो तिब्बत की जमीन पर भले नियंत्रण कर ले, लेकिन तिब्बतियों के दिल पर अगर उसे नियंत्रण करना है तो उसके लिए उसे तवांग चाहिए, और यही उसके लिए इस जगह की सबसे बड़ी अहमियत है। बंदूक की नली से सत्ता का आह्वान करने वाले माओ से लेकर हथियारों के दम पर ऐंठने वाले शी जिनपिंग तक 74 वर्ष बीत गए। तवांग पर 1950 में माओ ने नियत बिगाड़ी थी और चीन की नजरों में तब से तवांग का अस्तित्व है। सैकड़ों साल पहले 5वें दलाई लामा मठ की जगह ढूंढने इस क्षेत्र में आए थे। लामा का घोड़ा जिस जगह रुका वो यही जगह थी। इस जगह की सुंदरता और आध्यात्म का एहसास लामा को हुआ और उन्होंने इसका नाम रख दिया तवांग, जिसका अर्थ होता है घोड़े द्वारा चुनी हुई जगह। उसी जगह पर मठ की स्थापना की गई और तवांग अस्तित्व में आया। छठे दलाई लामा का जन्म भी यही हुआ था। इसके बाद तत्कालीन और मौजूदा 14वें दलाई लामा भारत आ गए। दलाई लामा जब भारत आए तब घोड़ों के काफिले पर निकले थे और तवांग के इसी मठ में डेरा डाला था। लामा पूरा इधर से दलाई लामा आया, लुमला होकर के आया जिमीथांग तरफ से। वहां से आया जिमीथांग से आया शक्ति में बैठा, शक्ति से आया लुमला, लुमला से टोंगलेंग, टोंगलेंग से इधर डीसी ऑफिस में बैठा। उस दिन हम लोग उधर नीचे कांगचेंग अभी गोमकांग बोलता ना, वहाँ में दलाई लामा का लेने के लिए लामा बुरा गया। हम लोग का बुरा लामा उस किलोंकाटू बोल के लामा था, वो बुरा लामा है। वो दलाई लामा मिल के उधर से लेके आया, लेके आया। उस दिन उधर डीसी ऑफिस में बैठा है। दूसरा दिन हम लोग इधर पूजा हो गया, दलाई लामा इधर रेस्ट करके इधर आया, दर्शन हो गया। और उस दिन इधर गांव वाले भी पूरा इधर आया। भारत ने दलाई लामा को शरण दी। चीन ने इस बात को दिल पर ले लिया। दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी। नतीजा 1962 का युद्ध चीन ने भारत पर थोप दिया। दलाई लामा 1959 में आए थे तवांग से भारत, और 1962 में युद्ध यहाँ पर हो गया। 1962 का आपको क्या याद है जब वॉर हुआ? उसमें हम लोग इधर ही था, लेकिन लामा था। उस दिन पूरा आदमी लोग उधर जिमीथांग तरफ में लारे चढ़ता है, ऊपर आगे लारे चढ़ता है। उसमें कम चला है, तो 1 महीना 2 महीना जिमीथांग का आगे चंगदोर में चला है। चंगदोर में लारे हार गया, हार गया बोल के हम लोग ने सुना था। उस दिन कोई आदमी बोलता चाइना आप लामा देखता है पूरा काट देता है,
नहीं बैठना है, भाग जाना है। यहाँ के तेवर अब वैसे नहीं है जैसे कभी चीन ने 1962 में देखे होंगे। इस क्षेत्र ने शांति के साथ शौर्य को अपनाना सीख लिया है, भारत के विकास के साथ काफी आगे बढ़ाया है। कभी सरहदी हिस्सों से आम लोगों को दूर रहने की चेतावनी रहती थी, आज बदली हुई सोच में बॉर्डर टूरिज्म का फलसफा है। ये अरुणाचल प्रदेश का शुंगेत्सर लेक है, काफी प्रसिद्ध टूरिस्ट लोकेशन है, सीमा के नजदीक है। लेकिन भारत की प्राथमिकता ये रहती है कि पर्यटक जितना आगे से आगे जाएं, उतनी अधिक सामान्य वहां की परिस्थितियां रहती हैं। अब इसका बहुत रोचक इतिहास भी है। आप देखेंगे कि ऐसा कुदरत का अजूबा आपने देखा नहीं होगा, नेचुरल वंडर है ये लेक। 1971 में भूकंप यहाँ पर आया था और जहां पर आप ये लेक देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड था, इसके पीछे एक पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन टूटकर जो हिस्सा नीचे गिरा और उसके बाद पानी ने इस पूरे इलाके को भर दिया, तो प्राकृतिक सौंदर्य का अपने आप में एक ऐसा अनूठा नमूना बन गया कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हुई। अब इससे जुड़ती है ये दूसरी कड़ी, जो कि माधुरी पॉइंट के तौर पर आप इस हिस्से को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कोयला फिल्म की शूटिंग जब यहाँ पर हुई थी तो माधुरी दीक्षित यहाँ पर आई थी, चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना था और इस इलाके का नाम ही माधुरी लेक रख दिया गया था। इसी जगह पर खड़े होकर उस गाने की शूटिंग हुई थी और इसीलिए ये माधुरी पॉइंट रहा। लेकिन इस रिश्ते को कुछ और गाढ़ा करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से बढ़ेगी, उतना अधिक जो है लोग यहाँ पर आ पाएंगे, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का मजा, यहाँ का आनंद उठा पाएंगे। तवांग की प्राकृतिक सुंदरता किसी फूल पर गिरी ओस की पहली बूंद जैसी है। सरकार और सेना दूरियों को और कम करने में जुटे हैं। टूरिस्ट यहाँ गांव में आएंगे तो अगर देखने के लिए तो बहुत सारा जगह है मैडम। यहाँ से हो गया थिप्सोगोम्बा है और ठमदेंग है और बहुत जगह है। टूरिस्ट नहीं पहुंच सकते हैं, आधा देख के मतलब हल्का फुल्का देख के चला जाता है, उनको पता नहीं है। अगर यहाँ अच्छा सारा एक हफ्ता लेगी, टाइम लेगी, घूमेंगे। बंगाचंगा है, थंगा पे है, तकसंग है और थिप्सोगोम्बा है, बहुत सारा है। और नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, पहाड़ है, लेक है। वहाँ में टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं मैडम, पैदल भी जाना पड़ता है। और डेवलप कर सकते हैं। जी जी, डेवलप कर सकते हैं। बदला है तवांग, बदला है अरुणाचल प्रदेश। कभी इन क्षेत्रों के सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव मान लिया जाता था, आज वो गांव देश के प्रथम गांवों की श्रेणी में है। इस हिस्से तक आप भी आ सकते हैं और देख सकते हैं वो इलाके, महसूस कर सकते हैं वो कठिनाई जिससे देश की रक्षा के लिए रोज जूझते हैं हमारे योद्धा। सबसे सुदूर पूर्वी मोर्चे पर जहां पर हम हैं, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई है। 15,000 ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो ऊंचाई होती है जहां पर आपको तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें होती हैं। लेकिन वहां पर आप हमारी फौज की एक पोस्ट के नजदीक देखते हैं ये बोर्ड, जिसपे लिखा होता है कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसके आगे क्या कहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से देखिए, यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है, जमीन का हाल आप देख रहे हैं, पानी पानी। और इसमें अगर आप एक ऐसी ड्यूटी पर तैनात हैं कि आप मेरी तरह से यूं छाता लेकर नहीं आ सकते हैं। हौसला, कड़ी से कड़ी चुनौती को आंखों में आंखें डालकर देखने का, हिम्मत, हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े रहने की, संकल्प, किसी भी परिस्थिति में लड़ने का, किसी भी दुश्मन से जीतने का। इसी हौसले, इसी हिम्मत, इसी संकल्प के साथ हमारे सैनिक इस सरहद पर डटे। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है यहाँ पे। हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोट दिए गए हैं। आपकी उम्र पूछ सकती है? मैम मेरी उम्र है अभी 20 साल है। 20 साल की उम्र है बस आपकी। देखिए, बहुत बार ना हम अपनी सारी मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहते हैं। 20 साल की उम्र में एक नौजवान सीना ताने आपकी सरहद की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा है।
मैं जरा जो पोस्ट है उसके भीतर जाती हूँ। यहाँ साहब सतर्क हमेशा, सावधान हमेशा, चौकन्ने हमेशा आप लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। परेशान, चुनौतियां कैसी कैसी सामने रहती है? मैम सबसे बड़ी चुनौती इतने 15,000 फीट की ऊंचाई पे मैम सबसे बड़े मौसम की मार है मैम। मेरी तो सांस चढ़ी हुई है अभी भी। यहाँ भी बहुत सांस चढ़ती है मैम, और तो मौसम की मार है मैम, और ठंड बहुत होती है। तो फिर भी मैम हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि ढल गए हैं यहाँ पे। हमेशा बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो, जैसे अपने बंदूकों के साथ एकदम रेडी पोजीशन में रहेंगे। जी मैम, क्योंकि अपनी सरहद की रक्षा करना मैम, तभी हमारे देश, हमारा परिवार सब सुखी रह सके। चीन जैसा पड़ोसी किसी भी समय किसी भी तरह का षड्यंत्र रच सकता है, इसीलिए सैनिकों को हमेशा चौकस रहना होता है। तो इस तरह के इलाकों में सर्वेलेंस की बहुत अहमियत होती है, यानी कि निगरानी। ये एक ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं। सर, हम आमतौर पर अगर जैसे अभी का वेदर देख लें तो उस वेदर में किस तरह की चुनौतियां रहती हैं? क्योंकि ये तो ऐसा इलाका है जहां कभी बर्फ पड़ जाए, बारिश हो जाए, हमेशा आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस। सर्वेलेंस जो है मैडम एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। इसको हमारे 24 आवर्स जो है हमारे दुश्मन के ऊपर जो है निगरानी रखनी पड़ती है। इस मुद्दे को पूरा करने के लिए इस मौसम में इक्विपमेंट की सर्विसेबिलिटी और उसका मेंटेनेंस, इसको निहायत ही जरूरत है। निगरानी के साथ साथ इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग की अहमियत बहुत बड़ी है। एक कदम की गलती तो हजारों फीट गहरी खाइयां। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो इसी तरह की संरचना आपको यहाँ की दिख जाएगी। और ऐसे में मौसम, ऊंचाई, सबसे जूझते हुए अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए सैनिक। साहब, ये पेट्रोलिंग जो आप लोगों की चल रही है, मकसद क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। इसका मकसद है हम अपने जवाबदारी के इलाके में जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा है कि अभी चलो थोड़ी देर बाद निकल लें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देश सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो मौसम का कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस टेरेन में हम ढल चुके हैं। तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, बल्कि आपको बताएं तो आप वो तस्वीरें ही देखकर समझ जाएंगे कि जैसे पूरा का पूरा एक बादल का टुकड़ा घुस आया हो इसमें, और उसके बीच में आप आगे बढ़ रहे हैं। सब ये जो बैग्स आप लोग लेकर चलते हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं और क्यों ये जरूरी है कि आप लोग कैरी करें इसको? मैम देखिए, हम ऐसे हालातों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी राशन रहे, ताकि अगर खराब वेदर हुआ तो हमारे पास 72 आवर्स का राशन रहता है। उसके साथ पानी रहता है, हमारे पर्सनल इक्विपमेंट रहते हैं और वेपन रहते हैं। अच्छा, और क्या वजन होगा आपके बैग का? इसका मैम तकरीबन 15 से 16 किलो। हमेशा आप इसको अगर पेट्रोलिंग के लिए निकले तो लेकर चलते ही हैं? हाँ जी मैम, ये बहुत जरूरी है। इस दुर्गम क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग आवश्यक है, क्योंकि चीन की कोशिश होती है सुरक्षा बलों की नजरें बचाकर थोड़े थोड़े इलाके पर कब्जा करते जाए। इसीलिए ऊंची चोटियां हो, नदी या फिर घाटी, हर जगह सजग गश्त आवश्यक है। यहां तक कि समय समय पर भारतीय सेना की टुकड़ियां 2 से 4 हफ्ते के लॉन्ग रेंज पेट्रोल पर भी निकलती हैं। चीन ने हमेशा से ही भारत से लगती सीमाओं पर बेवजह विवाद छेड़ा है। रोजर, वेट आउट। और भारत के सैनिकों ने संयम, सूझबूझ और जरूरत पड़ने पर शौर्य से उसे उसकी हद में रखा है। भारत अब इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग तरह के निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और सैनिकों की सहूलियत के लिए भी। इसी क्रम में इस मोर्चे पर हमने सैनिकों के रहने के लिए मॉडल पोस्ट देखे। इस तरह के जो इलाके होते हैं, इतनी ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं, वहां पर कुछ भी तो नहीं रहता है, लेकिन जो हमारी फौज के इंजीनियर्स हैं वो इन सारी चीजों को संभव करते हैं, मुमकिन करते हैं कि ये सारी चीजें। मैम, पहले ये जो जगह थी ये इंडियन आर्मी की एक पोस्ट थी, ये फुट ट्रैक से कनेक्टेड थी और यहाँ आने जाने के लिए लगभग हमारे जवानों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था।
जवानों को फॉरवर्ड एरिया में एक बेटर लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के पर्पज से इस मॉडल पोस्ट की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के बाद इंजीनियर्स ने पहले यहाँ तक ऑफ ट्रैक बनाया। ऑफ ट्रैक बनाने के बाद प्लांट ने यहाँ पर 1 से 1.5 महीने काम करते हुए 15,000 फीट पे 1 महीने के अंदर ये पूरा जो एरिया है इसको प्लेन किया। प्लेन करने का मकसद था कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं एक ही प्रीमाइसेस में साइट किए जा सके। उसके बाद जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो डबल स्टोरी लिविंग शेल्टर है, इतनी ऊंचाई में और इतने फॉरवर्ड एरिया में इंडियन आर्मी द्वारा पहली बार बनाया गया है। ये मॉडल पोस्ट कम से कम 30 सैनिकों के रहने के लिए पर्याप्त है और सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस। इनमें पहले से अधिक जगह है। ये किसी भी मौसम के अनुकूल है। यहाँ सैनिकों को रनिंग वाटर यानी नलों से पानी की सुविधा है। सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से इनका निर्माण किया गया है। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेड इन इंडिया के अंतर्गत हाइब्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि यहाँ पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रह सके। ये इंडियन आर्मी का सबसे पहला मॉडल पोस्ट है। देखिए किस तरह की अब तैयारियां और किस तरह की हमारे यहाँ पर व्यवस्था पूरी की जा रही है। तो सर ये भी एक चीज समझा दीजिए कि एक बार ये बन जाता है, उसके बाद इंजीनियर्स की क्या भूमिका? मैम, इंजीनियर्स उसके बाद जो यूजर्स यहाँ पर होते हैं उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है जब वो हमें बताते हैं हम आके इसको सॉल्व कर देते हैं। आर्मी इंजीनियर्स ने इस बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर और लगातार बारिश के बीच ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये मॉडल पोस्ट सरहद पर हमारे सैनिकों के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारते हैं और सीधा असर पड़ता है उनके मनोबल पर। भारतीय सेना इस सरहदी क्षेत्र में उस दौर की यादों को भी जिंदा रखती है। 1962 में अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति अपने देश के नाम करने वाले वीर बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को समर्पित ये तवांग का समर स्मारक है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही निर्माण करने में सहयोग दिया है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 अमर जवान ज्योति आपको नजर आ जाएंगी। एक और जो पानी से भरे प्याले हैं वो उनको समर्पित हैं, जो अब नहीं है, जिन्होंने बलिदान अपना दे दिया है देश के लिए। और दूसरी ओर जो पानी से भरे प्याले आप देख रहे हैं वो उनको समर्पित है जो कि देश की सेवा में आज भी समर्पित हैं। यहाँ पर जो मान्यताएं हैं और जो फौज की जो परंपरा है, भारतीय सेना की परंपरा है, उन्हें बहुत सुंदरता के साथ एक दूसरे के साथ बांधा गया है। यहाँ पर जो भी आते हैं लोग, स्थानीय लोग आते हैं, वो सब इसकी परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने देश की सेना की। परिक्रमा पूरी करने के बाद बौद्ध परंपराओं के अनुसार इन्हें आप घुमा देते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र इनके भीतर निहित हैं वो मंत्र उन आत्माओं की शांति के लिए भी हैं और वो प्रार्थना सबके लिए रहेगी। यहाँ पर वो सारे नाम दर्ज हैं जो कि इस सेक्टर में यानी कि कामेंग सेक्टर में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और वाकई आपका दिल गर्व से भर उठेगा और आपको ये याद रहेगा कि आपको उन्हें याद रखना है जो हमारे बीच नहीं है। सोचिए उन वीर बलिदानियों के बारे में जो कि देश के लिए अपने प्राण समर्पित करते हुए एक बार को नहीं हिचकिचाए होंगे। वैसे 1962 के युद्ध में इस मोर्चे पर एक ऐसा किस्सा भी था जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ आज भी एक सैनिक को भगवान मानकर मंदिर में पूजा जाता है। ये बात जसवंतगढ़ की है, जहाँ हम बॉर्डर दर्शन के तीसरे दिन पहुंचे। यहाँ पर एक मान्यता है कि युद्ध भूमि में अगर कोई वीर गति को प्राप्त हुआ है तो उसका शोक न मनाओ, क्योंकि वो जब स्वर्ग जाता है तो उसे अतिरिक्त सम्मान मिलता है। यहाँ पर जसवंत सिंह रावत के नाम पर इतनी सारी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि वो आज भी जीवित हैं। ये जो वृक्ष है जहाँ पर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, इस वृक्ष पर आकर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और उस चढ़ावे के साथ मन्नतें मानते हैं। उनका मानना है कि बाबा जसवंत उनकी बातों को जरूर सुनेंगे, उनकी मन्नतों को जरूर पूरा करेंगे। 1962
तिब्बत पर अवैध कब्जा करके चीन ने भारत की भी उत्तरी सीमाओं पर अतिक्रमण कर दिया। 17 नवंबर तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नूरानांग नाम की एक जगह तक पहुंच गए थे। यहाँ 4थी गढ़वाल राइफल्स के सैनिक तैनात थे। अभी मैं आपको 17 नवंबर 1962 के युद्ध के बारे में बताऊंगा। चाइनीज आर्मी ने एक दिन में 5 बार अटैक किया। पहला अटैक सुबह 5 बजे जहां की वेशभूषा मोनो पास में किया गया था और बर्बाद कर दिया। दूसरा और तीसरा अटैक 930 10:45 में किया गया, जिसके दौरान चाइनीज आर्मी ने जहां पर भारी मात्रा में आर्टी फायर और मार्टर फायर गिराया, उसको भी बर्बाद कर दिया। माना जाता है एडवांस करते वक्त चाइनीज आर्मी के पास 80,000 से अधिक चाइनीज सैनिक और ऑटोमेटिक वेपन के साथ एडवांस करते आ रहे थे। चौथे अटैक में इन्होंने अधिक ऊंचाई पर मीडियम मशीन गन लगाकर भारी मात्रा में फायर गिराया। जे हालातों को देखते हुए जहां के अल्फा कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन ने सख्त निर्णय लेते हुए एमएमजी को बर्बाद करने का हुक्म लिया, जिसके दौरान 3 सैनिक तैयार हुए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह। ये तीनों ने वहां तक का रास्ता 15 मिनट में तय किया और नजदीक जाकर इन्होंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, जिसके दौरान 2 चाइनीज सैनिक मारे गए। तीसरा चाइनीज सैनिक गंभीर हालत में फिर दोबारा एमएमजी पर दबाव डाल रखा था, फायर कर रहा था। फिर दोबारा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने अपना फिजिकली अटैक करके तीसरे चाइनीज सैनिक को मार गिराया और एमएमजी को अपने हवाले कर लिया। रास्ते में आते वक्त राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के चेहरा और चेस्ट के गोली लगने के कारण वो पेड़ के नीचे शहीद हो गए, जहां अभी हमने स्मृति स्थल बनाया है। कहते हैं राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले दम पर 300 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। इन्होंने अकेले 72 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा, फिर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। ये 300 चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। आए तो थे मंसूबे लेकर अपने कि हिंदुस्तान के समूचे हिस्से पर वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने मंसूबों के साथ वो दफन हो गए थे। जसवंतगढ़ का जो ये समर स्मारक है, यहाँ पर एक पूरी लड़ाई का हर एक हिस्सा एक जीते जागते उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। 28 अक्टूबर 1962 की बात है जब 4थी गढ़वाल राइफल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, और उसके बाद 17 नवंबर की वो तारीख जब यहाँ पर वो, लेकिन ये कब्रें गवाही देती हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। पर महावीर जसवंत सिंह रावत क्या उस लड़ाई में सचमुच दुनिया से चले गए थे? क्योंकि यहाँ पर लोगों की ये आस्था है कि वो आज भी जिंदा हैं। आस्था का ये किस्सा भी हमने इस सरहद पर देखा। उनको पूजा जाता है भगवान जैसा। यहाँ आज भी ये माना जाता है कि यहाँ ये जिंदा है, अमर है। हाँ, जीवित है। सुंदर वैसे सुन रखा है मैंने जी, आज भी जीवित है। आज भी उनकी वर्दी सजाकर तैयार की जाती है, जूतों पर पॉलिश लगती है, बिस्तरा बनता है। वो पेड़ उसी जगह है जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए। वो हथियार वहीं रखे हैं जहां उन्होंने मुकाबला किया था। वो हेलमेट, वो गोलियां, वो बंकर सब हैं, और लोग कहते हैं कि यही है जसवंत सिंह रावत भी। आज भी इस पते पर लोग उन्हें चिट्ठियां लिखते हैं, मन्नत मांगते हैं। लोगों को 62 साल बाद भी एक बलिदानी योद्धा के जीवित होने का विश्वास है। भारतीय संस्कृति नफरत नहीं सिखाती, लेकिन कोई शत्रुता का भाव लिए आए तो उसके प्रति सजग रहना जरूर सिखाती है। चीन की चालाकियों और भारतीय जवानों के बलिदानों की अनगिनत कहानियां तवांग की जीवन शैली में शामिल हो गई। समय ने 62 को भूलने नहीं दिया और तवांग ने कभी भुलाना भी नहीं चाहा। आगे बढ़ते हुए एक बेहद दिलचस्प जगह दिखी। जगह का नाम है जंग, और यहाँ पर ये कैफे 62 दिखा। यहाँ तक कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सब 62 के साथ जुड़ी हुई हैं। इस इलाके में लड़ाई तो हुई थी 1962 की, लेकिन क्या ये जो यादें हैं, ये जो नाम है, ये उन्हीं यादों से जुड़ी है? जानते हैं। यहाँ का नाम कैफे 62 क्यों? 62 actually it's a Indo-China war
यहाँ पे जो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो इट्स अ काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट फ्रॉम आवर प्लेस टू द टूरिस्ट पीपल टू नो देम अबाउट द लाइक वॉर, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नॉलेज एंड ए ट्रिब्यूट टू द टूरिस्ट पीपल। ट्रिब्यूट उन लोगों को जो यहाँ पर लड़े। हाँ, या लाइक to the armies and the peoples or the local peoples and लोकल लोग भी साथ में मिलकर लड़े। या जिस जगह पे यहाँ पर लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर हाँ, यहाँ से लाइक आपका 5-6 किलोमीटर्स जसवंत घाट होगा, तो या दैट वाज द मेन स्पॉट। हमारे लिए एक ऐसे बॉर्डर का सफर था जहां शक्ति से लेकर भक्ति तक के दायरे में हमने देश प्रेम की अनूठी तस्वीरें देखी। युद्ध भूमि में दुश्मन का संहार करते सैनिकों का नृत्य भी शौर्य से भरपूर है। फौजी बूट में थिरकते ये पांव संस्कारों के संरक्षण की तस्वीर। ये झूमते हैं तो देश प्रेमियों का दिल झूमता है, और यही थिरकते पांव जब जम जाते हैं तो दुश्मन का कोई दांव इन्हें नहीं उखाड़ सकता। यही सरहद के रक्षक हैं, यही स्वयं सरहद हैं। आज अपनी पहाड़ी धुनों पर गढ़वाल के ये जवान झूम कर नाच रहे हैं, जैसे जिंदगी तो खुशहाल है। ये अपनी समस्याओं को याद नहीं रखते हैं, ये सिर्फ अपनी हिम्मत को याद रखते हैं, अपने हौसले को याद रखते हैं। इसीलिए आज अगर आप इनके कदम ताल को यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनकी उस कदम ताल में भी देश की रक्षा का वो संकल्प ही नजर आएगा। देश के किसी भी हिस्से से रहें, ये हैं हिंदुस्तान के रक्षक। अपनी इस भूमिका को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। इस गीत, संगीत, उत्सव, नृत्य के बीच आप उस हौसले को भी ध्यान में रखिए। इस वर्दी में अगर आपको अभी एक कलाकार, एक खुशहाल व्यक्ति दिख रहा है, तो ये भी समझिए कि इसी वर्दी में वो दिल भी धड़कता है जो केवल हिंदुस्तान की लय पर धड़कता है।